पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी शक्तियां सर उठा रही हैं। पंजाब पुलिस अपनी पूरी ताकत के बाद भी 3 दिन तक अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पाई है और इन सब के बीच याद आ रही है एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसकी रौबदार मूंछें और तेज भरी आंखें देखकर ही सैकड़ों की संख्या में खालिस्तानियों ने हथियार डाल दिए थे। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने हजारों की संख्या में अपराधियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अपने साथ कभी एक बंदूक तक नहीं रखी, हमेशा हाथ में छड़ी लेकर घूमते रहे। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे असम में अलगाववाद हो या पंजाब में खालिस्तान, 2002 के गुजरात में हुए दंगे हों या छत्तीसगढ़ में सर उठाते नक्सली ताकतें, या फिर श्रीलंका में जब अलगाववादी शक्तियां, आतंकवादी शक्तियां अपना सर उठा रही थी, हर बार सरकार ने, प्रशासन ने इसी पुलिस अधिकारी को याद किया। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो आतंकियों की ए से डी तक की सूची बनाया करता था और जिसका कहना था कि आतंकवादियों को ये पता होना चाहिए कि जिस दिन उनका नाम हमारी सूची ए में आ गया, उसके बाद वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जिस दिन ये हो गया उसी दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके खिलाफ तमाम आरोप लगे, जांच कमेटियां बैठी, लेकिन उसके बाद भी उसे पद्मश्री से नवाजा गया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और पंजाब में गरमाए माहौल के बीच आज हम आपको सुना रहे हैं कहानी केपीएस गिल की। केपीएस गिल, जिन्हें कामरूप पुलिस सुपरिटेंडेंट गिल कहा जाता था। उन्नीस में केपीएस गिल की नियुक्ति सिविल सर्विसेज में हुई और उनको पहली ही पोस्टिंग आसाम की मिली। ये वो दौर था जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी शक्तियां और हिंसक आंदोलन चल रहे थे। इन्हीं सब के बीच केपीएस गिल की शुरुआत हुई और उन्होंने आसाम में कुछ ऐसा करके दिखाया जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल नो नॉनसेंस स्टाइल था। न किसी की बात सुनते थे, न फालतू के बीच में घुसपैठ बर्दाश्त करते थे। तमाम वैचारिक मतभेद होने के बाद भी उन्हें अक्सर 1960 और 70 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के सीनियर लीडर्स के साथ बैठकर विस्की के पैग लगाते हुए देखा जा सकता था। केपीएस गिल का ही नेतृत्व था कि एक समय में असम में चरमपंथी शक्तियां कमजोर हुई और असम शांत हो गया। इन सब के बीच 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में चरमपंथी शक्तियां सर उठा रही थी, मजबूत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पंजाब के ऊपर खालिस्तानियों का एक तरफा राज हो जाएगा। ऐसे में 1984 में सरकार उन्हें याद किया केपीएस गिल को, और केपीएस गिल अपनी रौबदार मूंछें और छड़ी के साथ पंजाब पहुंच गए। अब केपीएस गिल पंजाब पहुंच तो गए थे, लेकिन नेताओं के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रहे। 1984 से लेके 1995 तक उनको 4-5 बार बुलाया गया पंजाब और फिर वापस भेज दिया गया। दरअसल हो गया कि केपीएस गिल फालतू की बकैती बर्दाश्त किया नहीं करते थे। नेताओं के होते हैं भैया पॉलिटिकल मोटिव, तो अब कभी नेता किसी काम के लिए रोके, कभी हाँ बोले, और जैसे ही हालत बिगड़े वो केपीएस गिल को बाहर भेज दे, जैसे ही उसके मतलब के लोग शक्ति में आने लगे। इन सब के बीच वो नेताओं के लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। 1988 में उनके नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरे तरीके से आर्मी ने चलाया था, लेकिन 1988 का ये पहला ऐसा मिशन था जिसमें एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सामने आए थे जनता के। इस ऑपरेशन में अजित डोभाल और केपीएस गिल साथ में काम कर रहे थे। पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मीडिया को फुल कवरेज की इजाजत दी गई। भिंडरावाले की मौत के बाद भी स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी शक्तियों ने कब्जा कर रखा था और वहां पर व्याप्त थे। ऐसे में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के साथ केपीएस गिल स्वर्ण मंदिर के बाहर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को कवरेज की फुल इजाजत दी और शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ब्लैक थंडर के बाद 40 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। अकाल तख्त को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, गुरुद्वारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और क्योंकि मीडिया लगातार कवरेज कर रही थी इसलिए किसी प्रकार की अफवाह भी नहीं फैली।
दर्जनों की संख्या में हथियार बंद आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद केपीएस गिल जाने लगे सुपर कॉप के नाम से, सुपर कॉप केपीएस गिल। लेकिन सरकारों के साथ उनकी कभी पटरी नहीं बैठी। शेखर गुप्ता अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि उन्होंने केपीएस गिल ने शेखर गुप्ता को कॉन्डम थ्योरी समझाई थी। कॉन्डम थ्योरी में केपीएस गिल का कहना यह था कि हम जो पुलिस के अफसर हैं ये सरकारों के लिए कॉन्डम से ज्यादा कुछ नहीं होते, जैसे ही इस्तेमाल खत्म होता है वो हमें उतार के फेंक देते हैं। अपने खुले अंदाज और बेखौफ रवैये के लिए जाने जाने वाले केपीएस गिल को 1992 में दोबारा पंजाब बुलाया गया। 1992 वो दौर था जब ऐसा लगने लगा था कि पंजाब शायद भारत के हाथों से बाहर निकल जाएगा। सिर्फ एक साल में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 5000 के करीब हो गई थी, जिसमें से कि 1000 पुलिस वाले थे। जिस तरीके से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं का, उसी तरह पंजाब से भी पलायन शुरू हो गया था। जो थोड़े पैसे वाले सिख थे या जो हिंदू थे वो पंजाब छोड़कर बाहर जाने लगे थे। ऐसे में केपीएस गिल आए और केपीएस गिल के आने के बाद एक साल के अंदर पूरी स्थिति ऐसे बदल गई जैसे पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं था। केपीएस गिल का काम करने का तरीका बहुत सीधा था। असम में उनके ऊपर कभी किसी तरह के आरोप नहीं लगे थे, लेकिन पंजाब में उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे, कभी मानवाधिकार के उल्लंघन का और कभी सिख युवाओं के इनकाउंटर। सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करते थे, केपीएस गिल इनोवेशन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ही सबसे पहले पंजाब में होता क्या था कि खालिस्तानी आतंकवादी हमला करते थे और जाके खेतों में छुप जाते थे। अब खेतों में भैया उनको जाके ढूंढे कौन। ऐसे में केपीएस गिल ने सबसे पहले बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स बनाए। उन्होंने स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर्स लिए और उनके ऊपर बुलेट प्रूफ परतें चढ़ाई और उनको 60 लाख रुपए में एक ऐसी गाड़ी खड़ी कर दी जो खेतों के अंदर जा सकती थी, पहाड़ियों में घुस सकती थी। पंजाब के बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और भी बहुत सारी जगहों पर किया गया। केपीएस गिल के पंजाब से जाने के बाद फिर उनको बहुत बार याद किया गया। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राज्य का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने स्थितियों को अच्छे से निपटा और 2002 के गुजरात दंगों को समेटने की जो क्रेडिट है वो भी केपीएस गिल को मिली। इसी तरह जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी ताकतें अपना सर उठा रही थी, उस समय केपीएस गिल को छत्तीसगढ़ बुलाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। एक इंटरव्यू में केपीएस गिल ने यह भी कह दिया था कि मुझे बुलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बुला के कहा कि कहाँ लगे हो आप, तो चुपचाप सैलरी लीजिए और मजे कीजिए। केपीएस गिल को ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे, सबसे वो बरी होते गए, लेकिन इस बीच एक आरोप उनके ऊपर ऐसा लगा था जो बहुत व्यक्तिगत आरोप था। दरअसल हुआ क्या कि केपीएस गिल एक पार्टी में थे। इस पार्टी में एक महिला आईपीएस अधिकारी भी थी जो वित्त मंत्रालय पर अच्छे पद पर थी। उसके साथ इन्होंने शराब के नशे में अभद्रता की केपीएस गिल ने, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई, जांच चली और धारा 354 के अंतर्गत उनको दोषी भी करार दिया गया। दोषी करार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया, उन्हें क्षमा दी और उनकी सजा घटा के उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया। जुर्माना ये था कि प्रोबेशन और पार्टी में केपीएस गिल शराब नहीं पिएंगे। लेकिन केपीएस गिल तो केपीएस गिल थे। उसके बाद उन्होंने उस जुर्माने को निभाया भी। कभी भी किसी पार्टी और प्रोबेशन में वो शराब पीते हुए नहीं देखे गए। लेकिन शराब से केपीएस गिल का गहरा लगाव था। शेखर गुप्ता ही अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, अपने एक आलेख में बताते हैं कि केपीएस गिल ने एक बार उन्हें जीवन का मंत्र समझाया था। केपीएस गिल ने उन्हें कहा था कि तुम्हारे सारे शक, डर, सारी उलझने खत्म हो जाएंगी जब तुम भगवान का नाम लेकर ओल्ड मॉन्क की चुस्की लगाओगे। यह थी कहानी केपीएस गिल की। अगर आज केपीएस गिल होते तो शायद अमृतपाल सिंह की सूरत अलग होती। अगर आज केपीएस गिल होते तो शायद पंजाब की स्थिति अलग होती। अगर आपको केपीएस गिल की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही अगर किसी और की कहानी भी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए केपीएस गिल के बारे में, अमृतपाल सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।